अब हम इस टॉपिक से अर्थात वर्धन वंश से बीपीएससी में पूछे गए प्रश्न को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? क्या हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो पहला क्वेश्चन, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो आपको हमने बताया कि हर्षवर्धन के दरबार में एक कवि रहते थे। कौन कवि? तो बाणभट्ट। उन्होंने हर्षचरित नामक पुस्तक लिखा था और साथ ही एक और पुस्तक लिखा था जिसका नाम आपको कमेंट करके बताना। अभी कुछ देर पहले हमने इसको वीडियो में पढ़ाया भी था। आई होप आपको याद होगा और आप उसे कमेंट में जरूर बताएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बाणभट्ट। कौन? बाणभट्ट। ध्यान रखिएगा, बाणभट्ट। विष्णुगुप्त यह किसको कहा जाता है? तो विष्णुगुप्त आचार्य चाणक्य को कहा जाता है। आर्यभट्ट कौन थे? तो आर्यभट्ट ने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है और साथ ही अपने अक्ष पर ही परिक्रमा करती है, घूर्णन करती है, जिसके कारण पूरे दिन और रात होता है। तो यह 47वीं बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? तो हर्षचरित नामक पुस्तक बाणभट्ट ने लिखी थी। आइए इसका हम अब डिस्क्रिप्शन या डिटेल देख लेते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। हर्षचरित ग्रंथ की रचना लेखक बाणभट्ट ने की थी। यह वर्धन वंश के इतिहास का एक प्रमुख स्रोत है। यह एक आख्यायिका है जिसमें लेखक अपनी समकालीन शासक तथा उसके पूर्वजों का जीवन वर्णन प्रस्तुत करता है। हमने आपको बताया था कि हर्ष चरित्र में हर्ष के पूरे चरित्र को इसमें दिखाया गया है और इसके वंश के चरित्र को भी दिखाया गया है। यह ट्रिक भी बताया था हमने इसको याद करने में। चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कवि बाण कहाँ का निवासी था? कवि बाण अर्थात बाणभट्ट को ही कवि बाण कहा जाता है। तो यह कहाँ का निवासी था? इसको भी हमने बताया था कि कवि बाण जो था पाटलिपुत्र का निवासी था। कहाँ का? पाटलिपुत्र का निवासी था। तो इसका ऑप्शन ए सही है। अब इसका व्याख्या देख लेते हैं। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ये पाटलिपुत्र क्षेत्र के निवासी थे। कहाँ के? पाटलिपुत्र के निवासी थे। इन्होंने हर्षचरित, कादम्बरी, चंडी शतक इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। देखिए अभी हमने आपको बताया कि कमेंट बताइएगा, यहाँ मिल नहीं गया। हर्षचरित इसने लिखा जिसमें हर्ष के चरित्र को लिखा गया था। कादम्बरी इसमें हर्ष के कदम को लिखा गया था। चंडी शतक इसने एक चंडी शतक नामक भी पुस्तक लिखी थी। तो ये किसकी रचनाएं थी? तो ये बाणभट्ट की रचनाएं थी। अभी आपको कमेंट करके हमको 3 रचनाएं बतानी है। किसके? तो हर्षवर्धन की तीनों रचनाएं कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, वेन-त्सांग की भारत यात्रा में किसके? तो वेन-त्सांग के भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर, ये भी हमको आपको कुछ देर पहले ही पढ़ाए थे कि वेन-त्सांग की भारत यात्रा में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर मथुरा था। कौन था? मथुरा था। ध्यान रखिएगा, कौन था? मथुरा था, याद रखिएगा। इसकी राजधानी, तो देखिए वेन-त्सांग किसके दरबार में आया था? तो वेन-त्सांग हर्षवर्धन के दरबार में आया था। ह से हम याद करवाए थे। हर्षवर्धन के दरबार में आया था। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षक के रूप में और छात्र के रूप में जीवन व्यतीत भी किया हुआ था। अगला इसका व्याख्या भी देख लेते हैं। चीनी यात्री वेन-त्सांग अर्थात वेन-त्सांग चीन के यात्री था। यह हर्षवर्धन के शासन में भारत आया था। इसके समय मथुरा एक औद्योगिक नगरी थी। अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि इसके सूती वस्त्र उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध थे। वेन-त्सांग ने मथुरा की आर्थिक एवं समृद्धि एवं व्यापारिक प्रगति की पुष्टि की है। हर्षवर्धन लिखता है, नहीं वेन-त्सांग लिखता है कि मथुरा के बाजारों में बिकने वाली वस्तुएं काफ़ी सजाकर रखी जाती थी। जो मथुरा के बाजारों में जो वस्तु बिकती थी वे सजा कर रखी जाती थी। तो ये कुछ डिटेल हो गया हर्षवर्धन के दरबार में आए हुए वेन-त्सांग के बारे में। वेन-त्सांग चीनी यात्री था, ध्यान रखिएगा। जबकि फाहियान आपको हम बताए थे, फाहियान और वेन-त्सांग। तो फाहियान किसके दरबार में आया था? ये कमेंट करके बताइए। फाहियान आपको चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया था। इसने फोक्यूकी नामक पुस्तक की रचना की थी। फोक्यूकी, ये पहले आपको हम पढ़ा चुके हैं जब गुप्त वंश पढ़ाए थे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री इतिसंग। देखिए ये इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन यह बीपीएससी ने पूछा हुआ है इसलिए हमने इसमें ले लिया। चीनी यात्री एक और था, कौन? इतिसंग। यह बिहार का भ्रमण कब किया था? तो देखिए चीनी यात्री जब इतिसंग था, यह बिहार का भ्रमण 671 या 72 में किया था। 71-72 में किया था, लेकिन ऑप्शन में यह नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं। अब इसका व्याख्या देख लेते हैं। चीनी यात्री इतिसंग 671 या 72 ईस्वी में जब वह युवक था, अपने 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने की इच्छा से उसने
पाश्चात्य विश्व का मतलब पूरे विश्व का भ्रमण करने का निश्चय किया। वह दक्षिण के समुद्री मार्ग से होकर आया। 675 से 85 ईस्वी तक नालंदा विश्वविद्यालय में उसने पढ़ाई भी किया था। 693-94 के लगभग वह सुमात्रा होता हुआ वापस चीन लौट गया था। तो ये हुआ आपको इति संघ के बारे में। कौन? इत्सिंग के बारे में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला और अंतिम क्वेश्चन है, चीनी यात्री वेनसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो आपको हम बता चुके हैं कि चीनी यात्री वेनसोंग हर्षवर्धन के दरबार में आया था और इसने नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई भी किया था। क्या किया था? पढ़ाई भी किया था और उसमें पढ़ाया भी था। आइए अब इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या ऑलरेडी आपको पता भी है क्योंकि हम पढ़ा भी चुके हैं। अगर एक बार फिर से देख लेते हैं। चीनी यात्री वेनसोंग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। 637 ईस्वी में वेनसोंग नालंदा विश्वविद्यालय गया। यहाँ इस समय उसने कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। कौन कुलपति थे? तो आचार्य शीलभद्र उस समय कुलपति थे नालंदा विश्वविद्यालय के। लगभग 1.5 यानी 1.5 वर्ष तक नालंदा में वह निवास कर उसने योग शास्त्र का अध्ययन किया। इसके बाद वह बंगाल, उड़ीसा, धान्य कटक होता हुआ कांची पहुंचा। अपनी यात्रा के दौरान दूसरे दौर में वह हेनसांग पुनः नालंदा आया और उसने व्याख्यान दिए, मतलब वहाँ पे उन्होंने टीचर के रूप में पदस्थापित हुआ था। तो ये हुआ इसके व्याख्या अर्थात हेनसांग के बारे में कुछ जानकारी। आपको हम इसके बारे में पहले ही पढ़ा चुके हैं। एक क्वेश्चन और छूट गया हम लोग का, इसमें नहीं दे पाए हैं हम। क्वेश्चन कौन सा था कि बोधि वृक्ष को किसने कटवाया था? तो इसको हम पहले पढ़ा जरूर चुके हैं। बोधि वृक्ष को शशांक ने कटवाया था। शशांक ने जब राज्यवर्धन की हत्या की थी, किसकी? राज्यवर्धन की। तो उसने क्या किया था? तो राज्यवर्धन की हत्या के बाद बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। और वर्तमान में जो बोधि वृक्ष है वो अपनी पीढ़ी का, एक्चुअल में वो 6ठी पीढ़ी का है, लेकिन बिहार सरकार के जो पर्यटन विभाग है उसके वेबसाइट पर वेबसाइट के अनुसार 5वें पर है। तो आपको दोनों ऑप्शन याद रखना है। अगर दोनों दिया रहेगा और ऑप्शन ई है तो आप ऑप्शन ई के साथ जाएंगे। बीपीएससी ने इस क्वेश्चन को हटा दिया था, अपने में जो दिया था इसमें विरोधन के कारण इसने हटा दिया था। तो ये हुआ वर्धन या हर्षवर्धन के वंश पुष्यभूति या वर्धन वंश के बारे में। आज की इस क्लास में इतना ही। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही आपके सजेशन का हमें हमेशा इंतजार रहता है। आप हमें कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।